इसमें मुख्य रूप से आपने ये देखा कि 4 ग्रह जो कि प्रमुख हैं प्राचीन वर्ण परंपरा, वर्ण सिस्टम के अनुसार और आज के समय भी प्रमुख वही, लेकिन कारक के रूप में लगभग सभी ग्रह दशम भाव से संबंध बनाते हुए ये सूचना देते हैं कि किस तरह से आजीविका का विचार किया जाए। चिकित्सक बनने के लिए एक योग, जहां तक चिकित्सक तब बनता है जब उसकी कुंडली में दशम भाव से संबंध सूर्य का हो और बुध का हो। सूर्य जो उसको उच्च कोटि का सम्मान और अधिकार देता है। मुख्यतः सूर्य जो है वो अधिकार देने वाला प्लेनेट है। रोगी डॉक्टर को लिख करके देता है, साइन करके देता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए ऑपरेशन के दौरान तो उसके जिम्मेदार आप नहीं, मैं स्वयं हूं। और डॉक्टर उससे साइन करवा करके, उसे अधिकार लेकर के उसकी चिकित्सा, शल्य चिकित्सा करता है। यहां पर देखिए अंतर, डॉक्टर का भी प्रोफेशन है, उसका भी एक कर्म है सेवा करना, लेकिन उसका कारक है सूर्य, जिसमें केवल उसको अधिकार मिलता है। उसके सामने प्रश्नोत्तर का अधिकार रोगी को नहीं। वो प्रश्न नहीं कर सकता कि मैं तो साइन नहीं करता, इनकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कारक सूर्य है। और बुध जो उसको उच्च ज्ञान देता है, ऐसा ज्ञान देता है जो केमिकल से संबंधित है, ऐसा ज्ञान देता है जो मेडिसिन से संबंध है जिसका। बुध और सूर्य अगर दशम भाव से संबंध बना रहे हों तो ये एक चिकित्सक का योग बनता है। चिकित्सा कार्य से जुड़ता है वो व्यक्ति, बेशक वो किसी भी पद्धति का चिकित्सक हो, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, प्राकृतिक या अन्य। लेकिन कर्म का भाव दशमी है। किसी भी कार्य के लिए जब देखा जाएगा, विचार किया जाएगा कुंडली से, तो कुंडली ये बताती है कि कर्म का भाव दशम ही है। दशम से ही विचार कीजिए। सहायक रूप में आप तृतीय को भी देखिए, षष्ठ को भी देखिए, एकादश को भी देखिए, नवम को भी देखिए, द्वादश को भी देखिए, उसके परिवार का सहयोग भी देखिए, द्वितीय हाउस से, लगन को भी देखिए, सप्तम हाउस को भी देखिए, मुख्य रूप से दशम को देखिए, दशमेश से देखिए। सूर्य दशम हाउस में, बुध दशम हाउस में, या यहाँ पर एक कुंडली आपको सामने दिखाई दे रही है जिसमें चंद्रमा की दृष्टि भी है। अब यहाँ पर सूर्य और बुध से जो कि योग बना रहे हैं एक चिकित्सक का, उसके साथ चंद्रमा का संबंध हुआ। चंद्रमा का इनके साथ संबंध हुआ, क्या संकेत देता है चंद्रमा? ये एक स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होगा। इस प्रकार से बुध का संबंध सूर्य से जो कि योग बना रहा है, और साथ में मंगल का संबंध होगा तो वो शल्य चिकित्सक, सर्जन होगा। मंगल चीर फाड़ का अधिकार है।
सूर्य और बुध के साथ अगर मंगल का संबंध बन जाता है तो चीर फाड़। आपने वो चिकित्सक देखे होंगे या सुने होंगे जो किसी भी अन्य पद्धति से मालिश करते हैं या एक्सरसाइज करवाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, कुंडली के अंदर जब तक शनि का योग ना हो, शनि का योगदान इनके साथ ना हो, तब तक ऐसा योग नहीं बन सकता। फिजियोथेरेपिस्ट इस प्रकार से वो जो डॉक्टर है वो शुक्र से संबंध बना रहा हो और मंगल भी साथ हो, मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध, तो गोपनीय रोगों का चिकित्सक होगा। अब शुक्र को लीजिए, शुक्र दशम भाव में आप देख रहे हैं कैमरामैन की कुंडली, यहाँ पर कैमरामैन भी है, वो भी अपनी अपनी कुंडली देख रहे हैं। कैमरामैन की कुंडली क्या कहती है? एक कैमरामैन की कुंडली है यहाँ पर, जहां पर 10वें घर में शुक्र है। दशम घर में शुक्र की स्थिति उसको चलचित्र से जोड़ती है, कैसे? कार्य से जोड़ती है, प्रस्तुतिकरण, कला, ये भी एक कला। लेकिन एक कला के साथ टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। उसे किस एंगल से फ्रेम बनाना है, कहां से उस चित्र को किस तरह से दिखाना है, ये कार्य कुशलता भी होनी चाहिए। ये जो गहन ज्ञान है ये शनि देता है। शुक्र और शनि का योग 10वें घर में, या फिर किसी भी प्रकार से युति दृष्टि, एकांतर स्थान, कोई भी संबंध होना, किसी प्रकार से शुक्र और शनि का संबंध 10वें घर से हो, दशमेश से हो, तो ऐसा योग बन सकता है। समाचार वाचक, आप एक कुंडली देखिए, कन्या लगन की कुंडली में शुक्र और बुध, शुक्र और बुध की स्थिति एक चलचित्र का योग, शुक्र फिर वही, लेकिन बुध समाचार वाचक। इस प्रकार से चलचित्र इलेक्ट्रीशियन जो कि सिनेमा से तो जुड़ा हो, टेलीविजन की दुनिया से तो जुड़ा हो, लेकिन वो इलेक्ट्रीशियन, चलचित्र उपदेशक, धार्मिक चैनल वाले, इनकी कुंडलियों का अध्ययन किया गया तो इनमें पाया गया कि शुक्र के साथ बृहस्पति का संबंध है। बृहस्पति जो उपदेश देने वाला बनाता है, उपदेशक बनाता है, ज्ञान देने वाला बनाता है, शिक्षक बनाता है। किसी भी प्रकार की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, नीति की शिक्षा, ज्ञान की शिक्षा बृहस्पति के बिना नहीं हो सकती, संभव नहीं है। इस तरह से शुक्र और बृहस्पति का योग आपने देखा। आगे आप देखिए आजीविका में नवांश की क्या भूमिका है। आगे आपको बताया जा रहा है कि नवांश की क्या भूमिका है। देखिए जन्म कुंडली में ये कहा गया कि शास्त्रों में आप देखिए लघु पराशरी देख लीजिए या वृद्ध महा जो वृद्ध पराशर होरा शास्त्र है उसको देख लीजिए, फल दीपिका देख लीजिए, कहीं भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि दशम भाव कर्म भाव है, दशम भाव से संबंध बना रहे ग्रह, उसकी वृत्ति से उसकी आजीविका होती है, ये लगन से। लेकिन ये भी कहा गया है कि जन्म कुंडली को केवल लगन से ना देखो, जन्म कुंडली को लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली से देखो। अब ये अजीब कंफ्यूजन है, एक सीखने वाले के सामने बहुत अजीब कंफ्यूजन है। भाई वो लगन से देखे, चंद्र कुंडली से देखे या सूर्य कुंडली से देखे,
तो इसका समाधान आज हम जिस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं आपको शास्त्रों में खोज के आधार पर बताते हैं। इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, पहले उनको देख लेते हैं। इस उदाहरण में तुला लगन और लगन से 10वां घर जो कि कर्म का स्थान है, उसका स्वामी चंद्रमा है। कहा गया है कि दशम हाउस में जो ग्रह हो वो अजीवा, उसकी वृत्ति से अजीविका प्राप्त होती है। कहा गया है कि दशम भाव में जो राशि हो, उस राशि का स्वामी नवांश में किस स्थान पर है, किस राशि में है, उस राशि के स्वामी के अनुसार आजीविका की वृद्धि होती है। इस पद्धति के अनुसार जरा अध्ययन करते हैं। इस पद्धति को देखते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा दशम हाउस का स्वामी है, जो नवांश कुंडली में मीन राशि में बैठा है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति हुआ, अर्थात बृहस्पति की वृत्ति से इसकी आजीविका होनी चाहिए। ये एक दूसरी पद्धति थी। अगर इसका स्वामी जिस राशि में चंद्रमा बैठा हुआ था बुध होता, तो बुध की वृत्ति से हम लोग कन्या राशि में अगर चंद्रमा होता नवांश कुंडली में, बुध की वृत्ति से, देखिए ये ऐसा क्यों है कि सूर्य कुंडली से देखो, लगन कुंडली से देखो, चंद्र कुंडली से देखो, ऐसा क्यों कहा? वास्तविकता यह है कि तीनों से देखो। वास्तव में वो क्या कहना चाहते थे कि तीनों से देखो, आपको तीनों से अनुमान होगा। लगन से क्या अनुमान होगा? लगन हमारा शरीर है, और चंद्रमा हमारा मन है। सूर्य हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा का ज्ञान, हमारा आत्मा क्या कहती है, हमारा मन क्या कहता है, और हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं वो क्या है। इसका अर्थ है कि तीनों को देखिए, परिस्थितियों को देखना है जो हमारे सामने है। हमारे शरीर उससे किस तरह से परिश्रम द्वारा मुकाबला कर सकता है, उन परिस्थितियों से किस तरह से हमारा शरीर ढल सकता है, उसको देखना है लगन से। उसका विचार लगन से कर लीजिए। हमारी आत्मा को संतुष्टि किस कार्य से मिलती है, उसका विचार सूर्य कुंडली से कर लीजिए। और हमारा मन संतुष्ट कब होता है, वो चंद्र कुंडली से देख लीजिए। अब इसमें भी कंफ्यूजन है। इसका समाधान ये है कि आप तीनों को देख करके ये पता लगाइए कि किसकी शक्ति ज्यादा है, कौन बलवान है। अगर चंद्र बलवान है तो मनमुखी होगा, मन मर्जी के कार्य करने वाला होगा। और अगर सूर्य बलवान है तो आत्मा या परिस्थितियां नहीं कह सकते, आत्मा, उसकी जो आत्मा है, उसका आत्मज्ञान, उसके अनुसार वो बलवान है। उसके आत्मज्ञान से उसको जो संकेत मिलता है परमात्मा से, उसके अनुसार उसको वो कर्म करना चाहिए, जिससे कि उसकी मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत होगा, कामयाब होगा, सफल होगा। और अगर मन मुताबिक करना है, चंद्रमा सबसे ज्यादा बलवान है, लगन कमजोर है, सूर्य कमजोर है, तो मन मुताबिक मन से करता रहे, जो मन में आए वो करे, उससे भी उसको लाभ होता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि चंद्रमा भी बुध की तरह कम ही शुभ होता है। लगन वो परिस्थितियां हैं, वो हालात हैं, आपके शरीर की शक्ति है, आपके शरीर की ताकत।
लगन से विचार कीजिए, जिसका परिणाम अधिकांश मिलेगा, लेकिन कभी कभी सूर्य से मिलेगा और कभी कभी चंद्र से मिलेगा। कब मिलेगा? जो मनमुखी हो उसका चंद्र कुंडली देख लीजिए। आपको बलवान या वो नहीं समझ में आ रहा तो आप ये देख लीजिए कि ये व्यक्ति मनमुखी है, इसकी चंद्र कुंडली देखो। इस प्रकार से ये तीनों से विचार करने की पद्धति का संकेत मात्र आपको दिया जा रहा है। इस संकेत को समझिए, किस तरह से इन तीनों को एक साथ दिखना है आपने, और किसकी पावर ज्यादा है, किसकी शक्ति ज्यादा है, उसका उतना ही भाग ज्यादा होगा उसमें शामिल। मन की शक्ति ज्यादा है तो मन से ज्यादा करेगा। लगन तो है ही, परिस्थितियां तो है ही सबके सामने, लगन तो है। एक पद्धति लगन से दशम भाव, दूसरा विचार लग्न चंद्र सूर्य कुंडलियों से भी करें, तीसरा आप नक्षत्र भी देखिए। जिस प्रकार से आपने देखा कि लग्न कुंडली में, लेकिन ये लग्न कुंडली में देखिए, लग्न कुंडली में देखिए कि उसका दशम हाउस का स्वामी दशमेश, जो लग्न कुंडली का दशमेश है, वो किस नवांश में है और उस नवांश का स्वामी कौन से नक्षत्र में है। मान लीजिए वो बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति के नक्षत्र में है और उसका स्वामी बृहस्पति हुआ। यहां एक उदाहरण कुंडली देखिए, यहां उदाहरण कुंडली है आपके सामने, ये कन्या लगन की कुंडली है। इसमें दशम भाव का स्वामी बुध हुआ, लगन का भी स्वामी बुध हुआ और दशम भाव का स्वामी बुध हुआ। ये बुध नवांश कुंडली में बुध की राशि मिथुन में है और हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, अर्थात चंद्रमा के नक्षत्र में होने के कारण चंद्रमा की वृत्ति से इसकी आजीविका होनी चाहिए। अब प्रश्न ये पैदा हो गया कि कैसे विचार करें। एक तरफ तो बताया जा रहा है कि सूर्य कुंडली चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली से विचार करो, एक तरफ बताया जा रहा है कि आप लग्न कुंडली के दशम भाव से विचार कीजिए। और अब आपने एक नई दुविधा पैदा कर दी, ये कहकर कि नक्षत्र से विचार कीजिए। इस समस्या का समाधान क्या है? नक्षत्र से विचार इसलिए करें कि वो आपके पूर्व जन्मों के जो प्रयास हैं उसका संकेत देते हैं। पूर्व जन्मों में आप कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी, किस प्रकार की आपको शौक थे जो कि अधूरे रहे, उसको आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो उसका संकेत देता है ये नक्षत्र। जन्म कुंडली में अगर आप उसके अनुसार कोई कार्य करना चाहते हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और आप ज्योतिष का कार्य करना चाहते हैं, ज्योतिष को आजीविका के रूप में अपनाना चाहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपके मन में वो विचार जो है वो प्रबल है उस समय पर। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि पूर्व जन्मों के कर्म ऐसे थे जिसमें कि आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि और बहुत हद तक आपकी जो रुचियां थी वो ज्योतिष के प्रति थी। ज्योतिष का ज्ञान आप पूर्ण करते करते रह गए और उसको प्रोफेशन नहीं बना सके, उससे लोगों की सेवा नहीं कर सके, इसलिए वो इच्छा आपकी अधूरी रही। और उस इच्छा को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं अगर आप नक्षत्र के अनुसार चुनाव करते हैं तो। इसमें भी आप देख लीजिए कि दशम हाउस पद्धति से जो ग्रह है वो बलवान है, या नवांश की पद्धति से जो ग्रह है बन रहा वो बलवान है,
या इस पद्धति से जो ग्रह बन रहा है वो बलवान है। इसमें भी आप ऐसा देख सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण पद्धति आपको बताई जा रही है, जन्म कुंडली में दशमांश कुंडली से विचार करनी। दशमांश कुंडली D10, दशमांश कुंडली महत्वपूर्ण है क्योंकि 10वां अंश है। कहा गया है कि दशमांश कुंडली से भी आजीविका का विचार कीजिए। दशमांश कुंडली में लग्न को महत्वपूर्ण मानिए और लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। जैसे यहां पर शुक्र लगन में बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं दशमांश कुंडली में शुक्र लगन में बैठा है। ऐसी स्थिति में लग्न बलवान है। लग्नेश अपनी राशि में बैठा है, इसलिए लग्न बलवान। कौन सा लग्न बलवान है? दशम लग्न बलवान। तो उसको उस कार्य क्षेत्र में मजबूती से हाथ डालेगा, उसका पूरा इंटरेस्ट होगा, पूरी रुचियां होगी। लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ये संकेत देती है। लग्न में शुभ ग्रहों की स्थिति ये संकेत देती है दशमांश में। दशमांश का लग्न और दशमांश कुंडली में दशम भाव, दशमांश कुंडली का दशम भाव स्पष्ट रूप से बताता है कि इस दशम भाव में कौन से ग्रह की स्थिति है। दशमांश कुंडली में कौन से ग्रह की स्थिति है? मान लीजिए सूर्य की स्थिति है। यहां पर एक उदाहरण देखिए, दशमांश कुंडली में बनी सूर्य है। अच्छा, यहां पर एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं, एक सूत्र और है। दशमांश कुंडली, पहला सूत्र आपको बताया कि दशमांश कुंडली में जो लग्न है वो बलवान हो तो अच्छा है, लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां हो तो अच्छा है। वो प्रबल इच्छा शक्ति से कर्म करेगा। आजीविका के लिए कर्म किसी कार्य के लिए भी, किसी प्रयोजन से भी किए जा सकते हैं, लेकिन आजीविका के लिए यहां विचार किया जाता है। दशमांश कुंडली में सूर्य जो कि आत्मा है, आत्मा का सूर्य उपचय स्थानों में 3, 6, 10 और 11 में स्थित हो तो या फिर बृहस्पति की दृष्टि हो और या दोनों, तो कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त होती है, उसे विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, विशेष सम्मान प्राप्त होता है। ये भी एक सूत्र है। इस प्रकार से भी दशमांश कुंडली को देखने के लिए 4 सूत्र बताए गए हैं। चारों प्रकार से देखिए आप। तीसरा क्या है? दशा स्वामी लगन कुंडली में बली हो तो सफलता मिलती है। ये कौन सी लगन कुंडली? दशमांश। और जन्म कुंडली की जो लग्न है वहां कहा गया है, ये जन्म कुंडली में अगर बलवान लग्न हो, दशा स्वामी लगन स्वामी लगन कुंडली बलवान हो तो सफलता मिलती है। परंतु अगर वही दशा स्वामी दशमांश कुंडली में निर्भर हो तो सफलता अनिश्चितता हो जाती है, सफलता में अनिश्चितता बनी रहती है। स्पष्ट रूप से आपको एक बार फिर दोहरा देता हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो। दशा स्वामी जिसकी दशा चल रही हो, लगन कुंडली में बलवान हो तो सफलता मिलती है। परंतु अगर वही दशा स्वामी दशमांश कुंडली में कमजोर हो, निर्बल हो तो अनिश्चितता बनी रहती है। एक कार्य तो है उसके पास, लेकिन उसमें अनिश्चितता है, निश्चित नहीं, निश्चिंत नहीं है वो। अंततः दशा स्वामी यदि दशमांश कुंडली में दशा स्वामी से प्रतिकूल स्थिति में हो और अशुभ ग्रहों द्वारा दूषित हो तो वांछित परिणाम में बाधाएं आती रहती। इस प्रकार से तीसरा सूत्र भी ध्यान से देख लीजिए, जो कि दशम कुंडली में देखने योग्य है। दशम कुंडली में चौथा और अंतिम और महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? दशमांश कुंडली में दशम भाव में स्थित ग्रह या दशमेश से संबंध बनाने वाला ग्रह, उसका योगदान
दशम भाव में दशमांश कुंडली के दशम भाव में स्थित ग्रह या फिर जातक को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसी प्रकार दशमांश में दशम भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ ग्रह या दृष्टि डाल रहा ग्रह या स्थान संबंध या एकांतर संबंध बनाने वाला ग्रह, ये भी कार्य क्षेत्र में सफलता देता है। इसका विचार भी करना जरूरी है। यहां पर हम कुंडली प्रस्तुत कर रहे हैं श्री वी रमन, जो कि ज्योतिष के प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। आप में से अधिकांश उनसे परिचित होंगे, उनके बारे में उनकी पुस्तकें पढ़ी होंगी आपने। उनकी कुंडली सामने है जो कि मकर लगन की है, कुंभ लगन की है, सॉरी कुंभ लगन। इस कुंभ लगन की कुंडली में आप देखिए दशम भाव में बृहस्पति की स्थिति है, दशमांश कुंडली में भी दशम भाव में बृहस्पति की स्थिति है। ये उच्च कोटि के ज्योतिष के विद्वान हुए हैं, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान से आजीविका देता है। ज्योतिष के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां इन्होंने हासिल की। लेखन ज्योतिष से संबंधित रहा, ज्योतिष से संबंधित इंग्लिश, हिंदी कई पुस्तकें इन्होंने लिखी। ज्योतिष सिखाने के लिए भी बहुत अग्रणीय रहे संस्थान। तो यहां मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वी रमन की कुंडली में भी बृहस्पति आजीविका का कारक हुआ और बृहस्पति की आजीविका से प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं कि उनका प्रवेश जुड़े रहे हो ज्योतिष के क्षेत्र से। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री की कुंडली, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 26/9/1932, 14 बजे झेलम पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ। इस कुंडली में आप विचार कीजिए, दशम हाउस 10th हाउस, देखिए लग्न कुंडली का 10th हाउस, यहां पर बुध अर्थशास्त्री बना रहा है। उच्च कोटि के अर्थशास्त्री थे, हैं, और साथ में बुध का योग है, बुध साथ में है। डॉक्टर इनके नाम के आगे लगता है। चिकित्सा कार्य इन्होंने किया ही नहीं, ये इसके बारे में शायद मैं नहीं जानता। तो सूर्य इनको उच्च कोटि का सम्मान दिलाने वाला प्लेनेट, राजनीति में ले जाने वाला, बेशक चुनाव ना लड़े हो, लेकिन राजनीति में उच्च पद पर सम्मान दिलाने वाला, आपको सूर्य जो है सम्मान दिलाने वाला प्लेनेट है। राजनीति में उच्च सम्मान इनको प्राप्त हुआ और बुध के कारण इनको अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ हुए, अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की। इसके बाद एक और तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, एक और योग है इस कुंडली में जो कि प्रधानमंत्री बना रहा है इनको। ये कुंडली विशेष रूप से मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है इसीलिए कि 9th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड एक योग बना रहे हैं। 9th हाउस का स्वामी सूर्य जो कि दशम हाउस में और उच्च का बैठा हुआ बुध 10वें घर में, ये कैसा योग है? ये राजयोग। और देखिए विपरीत राजयोग, देखिए तीसरा उदाहरण, विपरीत राजयोग देखिए इनकी कुंडली। आप देखिए विपरीत राजयोग क्या होता है? जब त्रिक 6, 8, 12 इनके स्वामी इन्हीं स्थानों में हों। त्रिक 6ठे घर का स्वामी शुक्र, 8वें घर का स्वामी चंद्रमा और 12वें घर का स्वामी मंगल, तीनों 8वें घर में स्थित है। ये
विपरीत राजयोग का उदाहरण। इस प्रकार से कई राजयोग इस कुंडली में हैं, जो ना चाहते हुए, संघर्ष ना करते हुए भी इनको प्रधानमंत्री बना रहे हैं। इनको कोई विशेष संघर्ष नहीं करना पड़ा प्रधानमंत्री बनने के, कोई गणना नहीं। जन्म कुंडली में अनेक राजयोग हों, जन्म कुंडली में केंद्र में पंच महापुरुष योगों में से कोई योग हो तो निश्चित रूप से सफलता दिलाता है। पंच महापुरुष योग होते हुए कालसर्प योग का भी कोई प्रभाव नहीं होता, नगण्य हो जाता। इनकी कुंडली विशेष रूप से अध्ययन योग्य है। इसमें और भी 2 लाइनें हैं, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। एक और जातक की कुंडली है यहां पर। इस कुंडली के अंदर धनु लगन है और लगन का स्वामी बुध, लगन का स्वामी बृहस्पति, लगन से दशम का स्वामी बुध। ये सेना में है और एक डॉक्टर। इस कुंडली के अंदर दशम भाव का स्वामी बुध है, जो कि चलित कुंडली में, ये कुंडली लगन कुंडली है, चलित कुंडली अगर आप देखते हैं तो उसमें बुध छठे घर में आ रहा है, सूर्य अंतिम डिग्रियों में है और बुध प्रारंभिक डिग्रियों में है। ऐसे में आप देखेंगे कि ये दोनों युति कर रहे हैं, दोनों 5-6 डिग्री के अंतर से हैं, दोनों का जो दूरी है 5-6 डिग्री है। ये इनका संबंध युति संबंध माना जाएगा। दशमेश बुध के साथ सूर्य का संबंध यहां पर बना, बेशक शनि का संबंध भी बना। इस संबंध में इनको डॉक्टर बनाया। और दशमांश कुंडली में मंगल, जो कि इनके पूर्व जन्मों के कर्मों की रुचि, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार रुचि इनकी सेना में थी। डॉक्टर होने के बावजूद भी इनकी रुचि सेना में थी, सैनिक डॉक्टर हैं। इस कारण से अपनी रुचि के अनुसार ये सेना में हुए, सेना में इन्होंने पढ़ाई करके डॉक्टर बने। मंगल ये संकेत देता है, मंगल ये सूचित करता है, मंगल इस प्रकार की सूचना देता है, सेना से संबंध जोड़ता है मंगल। होटल अग्नि के कार्य से संबंध जोड़ता है मंगल, ये मंगल की वृत्ति है। अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण कुंडली का विचार करने के लिए 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान केंद्रित करवाते हैं। नंबर 1, पेज नंबर 12 पर देखिए। लग्न चंद्र अथवा सूर्य कुंडली के दशम भाव में स्थित ग्रह, दशमेश के साथ बैठे हुए ग्रह अथवा दशमेश पर पूर्ण दृष्टि डालने वाले ग्रह से, इसमें लगन से शारीरिक, जो कि आपको मैंने बताया था, और सूर्य लगन से आत्मिक कर्मशीलता और मानसिक मन का कारक है चंद्रमा से। ये 3 पहलू हैं और तीनों में देखिए कौन उसको बलवान लगते हैं। आप कुंडली देख रहे हैं, केवल कुंडली के ग्रहों को मत देखिए, आप उसकी परिस्थिति भी देखिए। आपके पास एक धनाढ्य व्यक्ति भी आ सकता है, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी आ सकता है कुंडली दिखाने, तो आप उसके अनुसार उसको फलादेश कीजिए उसका। तो ये जो है देश काल और परिस्थिति के अनुसार, जिस प्रकार से आप किसी ऐसे देश में प्रेडिक्शन कर रहे हैं जहां के लोग काले ही होते हैं, तो
वहां आप कहें कि आपका बच्चा जो है गौर वर्ण होगा तो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। इस तरह से जहां पर तापमान कम है वहां पर आप विचार करें, तो आप प्रेडिक्शन विपरीत प्रकार से करें उनके शरीर के रंग के बारे में, तो वो भी गलत हो जाएगी। तो यहाँ देश काल और परिस्थिति के अनुसार विचार करने को कहा गया है। किसी भी चीज का विचार कीजिए देश काल परिस्थिति के अनुसार, उसके हालात देखिए किस प्रकार से मन से विचार लेने वाला है, आत्मिक विचार लेने वाला है, उसके परिवार की हिस्ट्री। यहां एक बात आपको और बता देना चाहता हूं, मुझे स्मरण आती है कि कुल पुरोहित जो ज्योतिषी होते हैं वो अच्छी प्रेडिक्शन दे सकते हैं, अच्छा फलादेश दे सकते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक वृत्ति को जानते हैं। किस प्रकार से उसके दादा थे, उनको अपने दादा से ये ज्ञान मिला होता है, किस प्रकार से उसके पिता का नेचर था, ये ज्ञान उन्हें अपने पिता से मिला होता है, और किस प्रकार से वो स्वयं है, ये ज्ञान उनको स्वयं होता है। कुल पुरोहित 4-6 महीने में उनके यहाँ आते जाते रहते थे और उन पर दृष्टि रखते थे, हर समस्या का समाधान उन्हें देते थे और कुंडली द्वारा भी समाधान देते थे। वो व्यवहारिक रूप से भी उनको जानते थे, उनके ग्रहों को भी जानते थे। इसलिए देश काल परिस्थिति और ग्रहों को देखते हुए वो प्रेडिक्शन करते थे, जो कि एक सही तरीका है। इसलिए आज ज्योतिष के विद्यार्थी इस बात पर विचार करें कि अगर हमारा संबंध उस क्लाइंट से जिसको हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं पारिवारिक हो, पारिवारिक जैसे हो, यानी कि उस को ये संदेश दें कि आप हमारे निरंतर हमारे द्वारा ही प्रयास कीजिए कि एक ही एस्ट्रोलॉजर से ही आप प्रेडिक्शन लीजिए, तो ज्यादा अच्छा होगा। जितने लंबे समय तक उसको प्रेडिक्शन एक ही ज्योतिषी दे तो वो उसको ज्यादा उसके घरेलू मामलों को जानता होगा, जिससे कि आपको सहायता मिल सकती है और देश काल और परिस्थिति के अनुसार सहायता मिल सकती है। इसका उदाहरण इस प्रकार से दिया जा सकता है कि जैसे दो व्यक्ति एक ही समय में जन्म हुआ है उनका, आप इस उदाहरण को इस तरह से समझ सकते हैं। एक तो राजा परिवार से है, शासक का बेटा है, और एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार में व्यवसायिक है, उसका बेटा है। दोनों का जन्म एक ही स्थान पर हुआ है, एक ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर हुआ है और एक ही समय है, एक ही तिथि है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनका मुंडन संस्कार भी एक ही दिन हो रहा होता है। सारे संस्कार समय पर एक ही समय पर हुए, उनका वही देखा गया कि एक तीसरी दृष्टि उनको देख रही है, ये उदाहरण की दृष्टि है। उनका सब कुछ एक एक टाइम पर हो रहा है। उसकी शादी हुई तो उसकी भी शादी हो रही है, उसकी संतान हुई तो उसकी भी संतान हो रही है, उसका प्रथम पुत्र हुआ तो उसका भी पुत्र हो रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसका राज तिलक हो रहा है, राजा के पुत्र का राज तिलक हो रहा है, तो क्या वो उस व्यवसायिक का राज तिलक हो जाएगा? वो अपनी दुकान का मुहूर्त कर रहा है। उस समय पर वो अपनी दुकान का मुहूर्त करने जा रहा है, जो कि उसकी आजीविका, जो कि उसका कर्म क्षेत्र है। उसका कर्म क्षेत्र कैसे बदले? देखिए कैसे बदलते हैं कर्म क्षेत्र। यहां ग्रह तो असर करते हैं, लेकिन जितने में वो संतुष्ट हो, आपका भाग्य बलवान है, कहा जाएगा कि आपकी भाग्येश की दशा चल रही है। आपका तो इस समय अच्छा समय चल रहा है, बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। बहुत अच्छा कितना? आप कभी भी ये प्रेडिक्शन नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता कि कोई कितने करोड़ का स्वामी होगा। इसका कारण है देश काल और परिस्थिति, और कितने में वो संतुष्ट होगा। एक मजदूर, उसको 10,000 एक दिन में मिल जाए तो बहुत प्रसन्न होगा, उसको बहुत संतुष्टि होगी कि मैंने आज जितना कभी नहीं कमाया। और एक करोड़ों रोज कमाने वाला, उसको अगर 2, 4, 10, 20 लाख भी मिल जाए तो वो कहेगा मुझे कोई संतुष्टि नहीं है, मुझे तो लॉस हुआ है, इतने
लाख का नुकसान हो गया, वो मैंने नहीं कहा। तो देश काल परिस्थिति किस परिवार से है, उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है, दूसरा का सेकंड हाउस से विचार किया है। और ज्योतिषी उससे हालात ले ले, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है। हालात ना ले तो उसके हालात देखकर भांप ले, ये कला। ज्योतिष ज्ञान के साथ साथ कला भी है, इसीलिए इसको कला भी कहा गया। कला यहां पर है जहां पर आप ये दिखाएं अपनी कला कि आपके अंदर कला है, आप पता लगा लेते हैं उसका कि वो किस हालात में है इस समय पर, किस प्रकार से, कितने धन का स्वामी है, किस पारिवारिक स्थिति में है, धनाढ्य कितना है, तो इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से पहला बिंदु आपने समझा, सूर्य कुंडली से, लगन कुंडली से और चंद्र कुंडली से। सूर्य कुंडली से उसका आत्मिक कर्मशीलता का पता चलता है, चंद्र कुंडली से मानसिक कर्मशीलता का पता चलता है, और लगन कुंडली से शारीरिक कर्मशीलता का पता चलता है। निचोड़ लिखते जाइए आप, ये निचोड़, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली का निचोड़, जब तक जो अब तक आपने सुना समझा उसका निचोड़। सूर्य कुंडली से आत्मिक कर्मशीलता, चंद्र कुंडली से मानसिक कर्मशीलता, और लगन कुंडली से शारीरिक कर्मशीलता। कौन सी अधिक है उसमें, ये भी देख लीजिए, कौन बलवान है। सूर्य कुंडली बलवान है, चंद्र बलवान है, लगन बलवान। लगन कुंडली का दशमेश, दूसरा बिंदु, 4 बिंदु महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए इन पर। अंतिम दौर में आपका ये आज का वर्कशॉप। चार बिंदु महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु, उसके बाद दूसरा बिंदु है लगन कुंडली का दशमांश, लगन कुंडली का दशमेश, जो महत्वपूर्ण, लगन कुंडली का दशमेश नवांश कुंडली में किस राशि में है, और उस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है, उस ग्रह की वृत्ति से उसकी आजीविका होगी। ये दूसरा सूत्र है। इसमें जातक के स्वभाव, इससे क्या पता चलता है, किस तरह से इसको देखना, क्यों देखना जरूरी है। जैसे आपको मैंने बताया, कर्मशीलता आत्मिक, शारीरिक या मानसिक, इसको क्यों देखना जरूरी है, इसका क्या महत्वपूर्ण वो है। तो जातक के स्वभाव और सहयोगियों के द्वारा उसको सफलता मिलती है, ये सूत्र ये बताता है। अगर दशम भाव में शुक्र है तो उसके परिवार वाले उसको सहयोग करते हैं, उसके मित्र उसको सहयोग करते हैं, इसलिए दशम भाव का स्वामी शुक्र उसको लाभ देता है अपनी वृत्ति से। इसका यह महत्वपूर्ण जो सूत्र है ये बताता है। स्वभाव उसका अपना, उसके सहयोगियों का सहयोग, परिवार का सहयोग और भाग्य, आजीविका के लिए सहयोग ये देते हैं सब लोग उसको, और योगदान का पता चलता है इससे, कौन योगदान देता है। इसमें दशम भाव में अगर उसका शुक्र है मान लीजिए, कौन योगदान देगा, उसकी पत्नी देगी, उसका प्रेमिका देगी। दशम भाव में अगर शुक्र है तो कौन सहयोग करेगा, ऐसे करके आप समझ लीजिए। और दशम भाव में सूर्य है तो कौन देगा सहयोग, कोई राजनीतिक लोग देंगे इसको सहयोग, कोई अधिकारी देंगे उसको सहयोग। बृहस्पति है तो कौन देगा सहयोग, इस प्रकार से आप समझ सकते। नंबर 3, तीसरा सूत्र, लगन कुंडली में दशमेश के नक्षत्र स्वामी से, इससे जातक के पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उसकी आजीविका का संकेत है। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उसकी वृत्ति क्या थी, उसका इंटरेस्ट क्या था, उनकी रुचियां क्या थी, इसका संकेत है, इसका पता चलता है।